एक सरकार के बनने की कितनी वजहें हो सकती हैं? नेता, नारा, नियत, जनादेश के अलग अलग स्वरूप। एक सरकार के गिरने की कैसी कैसी वजहें हो सकती हैं। अगर मैं आपको कहूं कि बिहार में एक सरकार एक बस कंडक्टर के चलते गिर गई तो आप क्या कहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री है, सीजन बिहार का है और आज बात होगी बिहार के मुख्यमंत्री रहे दारोगा प्रसाद राय की। उन्नीस 1970 का साल बीतने को था। बिहार में दारोगा प्रसाद राय की सरकार थी। राय कांग्रेस आर के नेता थे। कई दलों के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। सब दुरुस्त था, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर से पहले ही एक कांड हो गया। एक बस में बिहार राज्य पथ परिवहन में काम करने वाले एक आदिवासी कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया। काम में लापरवाही का चार्ज लगा। ये सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हुआ तो पहुंचा झारखंड पार्टी के नेता बागुन सुमब्रई के पास। बागुन ने पूरा मामला सुना और फिर सीधे मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद के पास पैरवी के लिए पहुंच गए। सीएम ने बात टाल दी। बागुन कुछ दिनों बाद फिर पहुंचे। सीएम ने कहा, देखते हैं। एक हफ्ता बीता, मामला जस का तस। ऐसे में बागुन ने सरकार को ही देख लिया। 11 विधायकों के नेता ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। दारोगा प्रसाद को लगा सरकार बच जाएगी इसके बावजूद, लेकिन दिसंबर 1970 के तीसरे हफ्ते में जब फ्लोर टेस्ट का नतीजा घोषित हुआ तो उनके समर्थन में 144 विधायक थे और विपक्ष में 164। दरअसल झारखंड पार्टी के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी कई विधायकों ने दारोगा के साथ दांव कर दिया और 16 फरवरी 1970 को सीएम बने दारोगा 10 महीने में ही भूतपूर्व हो गए। लेकिन अभूतपूर्व वजह से भूतपूर्व हुए दारोगा की कहानी शुरू कहां से हुई थी? सारण, छपरा जिले के बझैया गांव से। बाप का अरमान था बेटा पढ़ लिख कर पुलिस वाला बने, इसलिए दारोगा नाम रखा। बालक पढ़ाई के साथ आजादी की लड़ाई में भी शामिल रहा। गांधी जी की हत्या के बाद मास्टर बन चुके दारोगा सर्वोदयी संघ में एक्टिव हो गए। एक दफा उनके स्कूल में संघ का एक कार्यक्रम हुआ। इसमें चीफ गेस्ट थे बिहार से आने वाले कांग्रेस नेता और नेहरू कैबिनेट के मेंबर बाबू जगजीवन राम। उन्हें मास्टर के तेवर और तर्क जोरदार लगे। कांग्रेस में एक्टिव होने को कहा और फिर 1952 के विधानसभा चुनाव में परसा सीट से टिकट भी दिलवाया। विधायक दारोगा सेकेंड टर्म से ही मंत्री भी बनने लगे। सिलसिला 1967 तक चलता रहा। उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी। 1969 में बिहार के पहले मध्यावधि चुनाव हुए। इसके बाद फिर हंग असेंबली। कांग्रेस ने ऐसे में सरदार हरिहर सिंह के नेतृत्व में जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री पद पर तब दारोगा का भी दावा था, लेकिन समर्थन देने वाले कुछ दल उनके नाम पर वीटो कर गए और ऐसे में दारोगा मंत्री ही रह गए। कुछ ही महीनों में उन्हें उस धैर्य का फल मिला। तब तक हरिहर सिंह की कांग्रेसी और भोला पासवान शास्त्री की गैर कांग्रेसी सरकार गिर चुकी थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन था और इसकी 6 महीने की मियाद पूरी हो रही थी। कोई भी राजनीतिक दल 1 साल के अंदर चुनाव के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में सरकार बनाने की नए सिरे से कवायद शुरू हुई। लेकिन इससे पहले देश की सियासत में एक बड़ा बदलाव आ चुका था, कांग्रेस के विभाजन के रूप में। और बिहार में भी कांग्रेस के विधायक 2 गुटों में बढ़ चुके थे। 60 विधायकों का पहला गुट, इसके अध्यक्ष जगजीवन राम, और ये इंदिरा कांग्रेस में चले गए, यानी कि कांग्रेस आर। जबकि बाकी 58 विधायक ओल्ड गार्ड्स के साथ संगठन कांग्रेस में रह गए। फरवरी 1970 में कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के महासचिव हेमवती नंदन बहुगुणा दिल्ली से पटना आए। केदार पांडे, राम लखन यादव सरीखे कई नेताओं ने उनके सामने अपना दावा रखा, लेकिन बहुगुणा ने मैडम से सलाह कर साफ छवि के नाम पर दारोगा प्रसाद को आगे किया और सबको चुप होना पड़ा। दरअसल पार्टी ने संवित सरकार के अनुभवों से सीख ओबीसी चेहरे पर मन बनाया था। इस पैमाने के साथ दावेदारी की बात करें तो राम लखन भी सीनियर थे, ओबीसी समाज से आते थे, लेकिन 1969 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विधायक के लिए टिकट ही नहीं मिला था। विधायक दल का चुनाव हो गया। अब बारी थी बहुमत का नंबर मैनेज करने की। शोषित दल झारखंड पार्टी
और कुछ निर्दलीय विधायकों को सरकार में शामिल होने के लिए राजी किया गया। उधर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सीपीआई ने बाहर से समर्थन देना स्वीकार कर दिया और इसके बाद दारोगा प्रसाद राय ने शपथ ले ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद दारोगा प्रसाद राय की सरकार ने बिहार सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के वास्ते एक कमीशन बनाया। इसके मुखिया थे उनकी ही पार्टी के नेता मुंगेरी लाल। मजेदार बात यह है कि कमीशन ओबीसी वर्ग के लिए था और मुंगेरी लाल वो एससी वर्ग से आते थे, अनुसूचित जाति से आते थे, पासवान समुदाय से। मुंगेरी लाल कमीशन ने पिछड़ों को आरक्षण की वकालत की, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इस सलाह पर चुप्पी साध ली। इसके बाद मुंगेरी लाल का नाम लोगों ने 7 साल बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुना, जब इंदिरा ने उन्हें 1977 में अपने बागी मंत्री जगजीवन राम के खिलाफ सासाराम की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने को कहा। मुंगेरी चुनाव हार गए। लोगों को लगा अब उनकी सियासत खत्म, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर से उनका नाम चर्चा में आया। बिहार में दरअसल तब तक सत्ता में आ चुके थे जनता पार्टी के नेता कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने फैसला लिया मुंगेरी लाल कमीशन की धूल खा रही सिफारिशों को लागू करने का फैसला, पिछड़ों को 20% रिजर्वेशन देने का फैसला। कर्पूरी ठाकुर के इस फैसले पर विधायक दल में बवाल कर दिया और अंततः कुछ महीने बाद कर्पूरी की गद्दी भी चली गई। और इसी दौरान पिछड़ों की मान मनव्वल के लिए मंडल कमीशन बनाया केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार ने, ताकि पिछड़ों की सामाजिक स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श हो सके। ये कुछ विषयांतर हो गया, क्योंकि बात तो दारोगा प्रसाद राय की चल रही थी, लेकिन कमीशन उनके समय बना था तो उसके मुकम्मल होने की कथा सुनानी ही थी। दारोगा प्रसाद राय, मैंने उनके बहुमत गंवाने के किस्से से मुख्यमंत्री की शुरुआत की। अब वो विपक्ष की बेंच पर बैठे थे और वहाँ से कभी भोला पासवान तो कभी कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनते देख रहे थे। फिर उन्होंने उसी बेंच से एक और मध्यावधि चुनाव का ऐलान होते हुए भी देखा। उन्नीस के चुनाव में दारोगा फिर परसा से जीते। उनकी पार्टी कांग्रेस आर को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन इस दफा इंदिरा ने उनके बजाय सख्त छवि वाले केदार पांडे के नाम पर मुहर लगाई मुख्यमंत्री के पद के लिए। दारोगा को इस सरकार में कृषि मंत्री का पद मिला। कुछ वर्षों बाद केदार हटे तो अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बनकर आए। दारोगा फिर मंत्री बने। इस बार उन्हें वित्त महकमा मिला, लेकिन तब तक उनके ऊपर एक घोटाले में शामिल होने के इल्जाम लगने लगे थे। कहा जा रहा था कि बतौर खेती मंत्री उन्होंने ट्यूबवेल लगवाने में हेराफेरी की। जल्द ही बिहार के लोकायुक्त ने इसकी जांच शुरू कर दी। करप्शन रोकने के लिए बना ये पद लोकायुक्त। उस वक्त इस पर बैठे थे रिटायर्ड आईसीएस श्रीधर वासुदेव सोनी। सोनी ने शुरुआत में ही साफ कर दिया, मैं किसी भी किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आऊंगा। ये सुन दारोगा प्रेशर में आ गए और पहुंच गए सीएम गफूर के पास। फिर क्या हुआ, इसका हमारे पास बहुत सटीक विवरण है। इंदिरा गांधी सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय के ताकतवर अफसर रहे बिशन टंडन के हवाले से। टंडन अपनी किताब आपातकाल एक डायरी में 27 दिसंबर 1974 की कैबिनेट की एक बैठक और उसके आगे की घटनाओं का जिक्र करते हैं और फिर लिखते हैं, यहाँ मैं आपको हूबहू बता रहा हूँ। इसकी वजह ताकि आप उस दौर की मैकियावेलियन पॉलिटिक्स भी ठीक से समझ सकें। बकौल टंडन, मंत्रिमंडल की आज एक बैठक हुई और इसमें कोई विशेष महत्व की बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने आज दारोगा प्रसाद राय के केस के बारे में बात की। दारोगा प्रसाद प्रधानमंत्री पर जोर दे रहे हैं कि बिहार के लोकायुक्त सोहनी, उन पर जो जांच शुरू कर चुके हैं उसे खत्म कर दिया जाए। दारोगा प्रसाद राय को आशंका है कि लोकायुक्त सोहनी उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। उनकी ये आशंका निराधार नहीं है, लेकिन जांच समाप्त करने के लिए जो तरीके वो अपना रहे हैं वो सरासर गलत है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में अपना हस्तक्षेप ललित बाबू यानी रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र के कहने पर शुरू किया था, जिसका संक्षिप्त विवरण मैं नीचे दे रहा हूं। सोनी ने जब दारोगा प्रसाद राय के विरुद्ध ट्यूबवेल संबंधी एक मामले की जांच करने का निश्चय किया, तब अब्दुल गफूर और दारोगा राय ने मिलकर सोनी को बतौर लोकायुक्त की नियुक्ति को ही असंवैधानिक घोषित करने की एक स्कीम बनाई। सोनी की लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति केदार पांडे के मुख्यमंत्री रहते हुए हुई थी। दारोगा राय ने अपनी मूर्खता का परिचय इस सीमा तक दिया
कि उन्होंने स्वयं इस संबंध में हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने की सोची। वे केदार पांडे के मंत्रिमंडल के सदस्य थे और अब भी मंत्री हैं। अतएव ये बहुत ही अटपटी बात होती कि सरकार के एक निर्णय के विरुद्ध स्वयं सरकार का एक मंत्री मुकदमा दायर करे। खैर वो किसी तरह माने, लेकिन बाद में संगठन कांग्रेस के 3 विधायकों से हाईकोर्ट में एक रिट दायर करवा दी। यहाँ तक गनीमत थी, लेकिन सरकार की ओर से जो पैरवी हो रही थी उसका प्रयोजन ये था कि रिट मंजूर हो जाए। अजीब बात थी, राज्य के विधि मंत्री जगन्नाथ मिश्र जो ललित बाबू के भाई थे, उन्होंने जब इस मामले की ठीक से पैरवी करने के आदेश दिए तो उनसे विधि विभाग वापस ले लिया गया। रिट मंजूर होने से न केवल सोनी की नियुक्ति रद्द होती, बल्कि कुछ ऐसे कानूनी मामले भी खड़े होते जिससे केंद्र सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ता। और इस स्तर पर आकर प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया। प्रधानमंत्री ने फोन पर मुझे ये सब बताया और कहा कि गृह मंत्री उमाशंकर दीक्षित और विधि मंत्री HR गोखले को इसमें बीच में पड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि राज्य सरकार की ओर से ठीक से पैरवी हो। तब इस मामले में दीक्षित जी और गोखले जी ने कई मीटिंग की, मैं उन सब में उपस्थित था। तब जाकर बात कुछ ढंग में लाई गई। अब दरोगा राय प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं कि दीक्षित जी ने उनसे जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि दीक्षित जी की राय थी कि दरोगा राय मुकदमा दायर करें। ये बात गलत है। दीक्षित जी ने दरोगा राय को एक पत्र में स्पष्ट लिखा था कि उन्हें न्यायालय नहीं जाना चाहिए। आगे की कार्रवाई के लिए दीक्षित जी ने दरोगा राय को जो राय दी थी उस पर उन्होंने काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री ने बात उठाई तो मैंने क्रमानुसार उन्हें विवरण दिया और फिर प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि उन्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। गृह मंत्रालय जो उचित होगा वो करेगा। साथ ही उन्होंने एक आध वाक्य ऐसा कहा जिससे स्पष्ट है कि आजकल वो दीक्षित जी से भी अप्रसन्न है। ये उमाशंकर दीक्षित का जिक्र हो रहा है, शीला दीक्षित के ससुर। तो आपने दिल्ली दरबार की हलचलें सुन ली और दरोगा प्रसाद, उनकी बात यह है कि ये मामला जिसको लेकर वो परेशान थे बाद में दब गया, मैनेज हो गया। लेकिन उनका करियर वो भी इसके बाद दबने सा लगा। उन्नीस 1977 की जनता लहर में दरोगा प्रसाद राय पहली बार चुनाव हारे। परसा विधानसभा सीट पर उन्हें जनता पार्टी के रामानंद प्रसाद यादव ने हराया। 3 साल बाद फिर 1980 में चुनाव हुए। दरोगा 7वीं और आखिरी दफा परसा से विधायक बने। 10 महीने बाद 15 अप्रैल 1981 को 59 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। दरोगा के जाने के बाद उनके परिवार ने सीट पर परचम गाड़ा। उपचुनाव में उनकी पत्नी पार्वती देवी विधायक बनी। अगले चुनाव तक बेटा वयस्क हो गया था। उसका नाम आपने सुना होगा, चंद्रिका राय। लालू यादव के समधी यानी ऐश्वर्या के पापा चंद्रिका राय। परसा सीट से 6 दफा के विधायक और लालू सरकार में मंत्री रहे चंद्रिका राय। अब दोनों नेताओं के बीच संबंध कैसे हैं सब जानते हैं। लेकिन एक दौर था 1970 की शुरुआत का, जब चंद्रिका के पिता दरोगा ने ही लालू को पटना यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में खड़े होने में भरपूर मदद की थी। लेकिन समय, संबंध और सियासत, परिवर्तन ही इसका स्थायी तत्व है। यह थी दरोगा प्रसाद राय की कहानी। जाते जाते आपको एक ट्रिविया और दे देता हूं। उनकी सरकार कंडक्टर के सस्पेंशन के मुद्दे पर गिराई झारखंड पार्टी के बागुन सुमरई ने। फिर सरकार बनी कर्पूरी ठाकुर की। इसमें बागुन मंत्री बने परिवहन विभाग के और अपनी कलम से उनका पहला फैसला था कंडक्टर की बहाली का। कभी सुनाऊंगा आपको बागुन के किस्से। शरीर पर सिर्फ एक धोती पहनने वाले, 40 शादियां करने वाले, 5 दफा सांसद और 4 दफा विधायक रहने वाले झारखंड के पहले बड़े आदिवासी नेता। और नेता जो मुख्यमंत्री बने, उनकी कहानियां तो सुना ही रहा हूं। नमस्कार।